टीजीटी टीचर के लिए सोशल साइंस सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, या फिर कह सकते हैं सोशल साइंस सब्जेक्ट वाले टीचरों के लिए इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन, क्या बोलते हैं उसको, बेसिकली ये है सी टेट वालों के लिए, बाकी हेल्पफुल सभी टेट और टीचर एग्ज़ाम में। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राज्य सरकार का है? तो पहला ऑप्शन है नई दिल्ली और वास्को डी गामा के बीच नई गाड़ी चलाना। यदि कोई ट्रेन चलानी है नई दिल्ली और वास्को डी गामा, दो स्थान इनके बीच में है। दूसरा ऑप्शन है 1000 के नोट का नया डिज़ाइन लागू करना। 1000 का जो नोट है उसका डिज़ाइन नया लागू करना है, पुराने डिज़ाइन में कुछ चेंजिंग करनी है। तीसरा ऑप्शन है पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाना। चौथा ऑप्शन है 10वीं कक्षा में बोर्ड परीक्षा को बंद करना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा चौथा ऑप्शन, यानी 10वीं कक्षा में बोर्ड परीक्षा को बंद करना राज्य सरकार का कार्य है, जबकि बाकी तीनों कार्य केंद्र सरकार के हैं। देखते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में थोड़ी डिटेल। नई ट्रेन का चलाना और नोट पर नया डिज़ाइन बनाना और पड़ोसी देशों के साथ मधुर संबंध बनाना, ये सभी तीनों कार्य क्या है? ये तीनों ही विषय केंद्र सरकार के अधीन आते हैं, जबकि शिक्षा संवर्ती सूची का विषय है। अतः राज्य सरकार राज्य शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा रद्द करवा सकती है। ठीक है, राज्य सरकार क्या है? राज्य शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा रद्द करवा सकती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हरियाणा में HBSC बोर्ड की परीक्षा हरियाणा सरकार रद्द करवा सकती है, क्योंकि ये एक संवर्ती सूची का विषय है। बाकी तीन ऑप्शन में ये केंद्र सरकार की सूची के विषय हैं। दूसरा क्वेश्चन है, दलित और आदिवासी लड़कियों द्वारा स्कूल छोड़ने की दर सबसे अधिक है। यानी कि दलित और आदिवासी जो लड़कियां हैं वो सबसे अधिक स्कूल छोड़ती हैं, कारण बताना यहाँ पे। पहला ऑप्शन है लड़कियों के लिए अलग स्कूल नहीं मिलने के कारण। दूसरा ऑप्शन है शिक्षा का लाभ लड़की के ससुराल वालों को मिलने के कारण। तीसरा ऑप्शन है क्योंकि उनके माता पिता शिक्षा को महत्व नहीं देते। चौथा ऑप्शन है गरीबी और सामाजिक भेदभाव के कारण। यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा गरीबी और सामाजिक भेदभाव के कारण आदिवासी और दलित लड़कियाँ स्कूल सबसे अधिक छोड़ती हैं। इसके बारे में थोड़ा डिटेल देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन सामाजिक नहीं है? यहाँ पर विज्ञापन दिए गए हैं, इनमें कौन सा सामाजिक विज्ञापन नहीं है? पहला ऑप्शन है लेन में गाड़ी चलाना बुद्धिमत्तापूर्ण है। बिल्कुल, इसमें सभी का फ़ायदा है, इसलिए ये सामाजिक है। दूसरा ऑप्शन है पानी की प्रत्येक बूंद बचाइए, ये भी, इसमें भी प्रत्येक नागरिक का फ़ायदा है, ये भी सामाजिक है। तीसरा ऑप्शन है अतिथि ही देवो भव, ये भी सभी के लिए है, यानी अब मेहमान तो सभी के लिए भगवान के समान है। चौथा ऑप्शन है जीवन बीमा जिंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी। तो ये एक सामाजिक नहीं है, बल्कि एक व्यक्तिगत ये एक विज्ञापन है, क्योंकि इसमें जो बीमा कराएगा वही पाएगा, बाकी किसी के लिए कुछ नहीं। थोड़ा डिटेल देखते हैं इसके बारे में। तीसरे क्वेश्चन की डिटेल यहाँ पे, जीवन बीमा जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी इस विज्ञापन का संबंध सामाजिक हितों से नहीं है, बल्कि पारिवारिक हितों से जुड़ा हुआ है। अन्य विज्ञापनों के सामाजिक मायने निकलते हैं। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे मुद्दे की पहचान कीजिए जिसके महत्वपूर्ण होने के बावजूद मीडिया ने शायद ही उस पर ध्यान दिया हो। तो ऐसा मुद्दा कौन सा है जो महत्वपूर्ण भी है फिर भी मीडिया उसकी तरफ ध्यान नहीं देता या फिर बहुत कम देता है? पहला ऑप्शन है लैंगिक संवेदनशीलता, दूसरा ऑप्शन है पीने का पानी, तीसरा ऑप्शन है हत्याएं और चौथा ऑप्शन है भवनों को गिराना। तो सारी ही सनसनीखेज चीज़ें हैं। लैंगिक संवेदनशीलता, इस तरह की किसी का लैंगिक रूप से एक तरीके से कह सकते हैं छेड़खानी वगैरह, और ये सारी जो चीज़ें आती हैं लैंगिक संवेदनशीलता में। दूसरा ऑप्शन है पीने का पानी, तीसरा ऑप्शन हत्याएं, तो हत्याएं भी सनसनीखेज मुद्दों में आती हैं, और चौथा ऑप्शन है भवनों का गिरना, ये भी सनसनीखेज खबरों में आती है। तो इनको तो मीडिया क्या प्राथमिकता में दिखाता है, क्योंकि ये सनसनीखेज खबरों के अंतर्गत आती हैं, जबकि पीने का पानी ये सनसनीखेज खबरों में नहीं आता, और जिसके कारण उनकी TRP नहीं बनती, और इसलिए इसको मीडिया वाले इस पर बहुत कम ध्यान देते हैं। देखते हैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल। पीने के पानी की समस्या एक सामूहिक एवं बुनियादी समस्या है। आजकल मीडिया उन्हीं खबरों को महत्व देती है जिससे उनका ट्रेड रेटिंग पॉइंट बढ़ता है, अतः अन्य खबरों से TRP में इजाफा होने की संभावना अधिक रहती है, ऐसी खबरों से जो सनसनीखेज खबर होती हैं। इसलिए पानी के पीने की समस्या पर खबर तो बनती है, परंतु
सनसनी नहीं फैलती, इसलिए मीडिया इसको कम स्थान और या फिर इसकी तरफ कम ध्यान देती है। पांचवा क्वेश्चन, न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित प्रावधानों में से भिन्न को पहचानिए। अलग, इसमें न्यायपालिका के संबंध में यहाँ पर 4 ऑप्शन नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। एक ऑप्शन जो है वो न्यायपालिका के जो कार्य हैं उनसे हटके है, तो वो इसको में पहचानना है। तो पहला ऑप्शन है न्यायाधीशों की नियुक्ति सरकारी हस्तक्षेप के बिना होती है, ये बात बिल्कुल ठीक है। दूसरा ऑप्शन है न्यायाधीशों का सेवाकाल निश्चित होता है। तीसरा ऑप्शन है शक्तियों का पृथक्करण। चौथा ऑप्शन है एक बार नियुक्ति के बाद न्यायाधीश को हटाना बहुत कठिन है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा थर्ड ऑप्शन, यानी शक्तियों का पृथक्करण। देखते हैं इसके बारे में डिटेल थोड़ी। न्यायपालिका के संदर्भ में दिए गए विकल्पों में शक्तियों का पृथक्करण अलग है, क्योंकि ये जो शक्तियों का पृथक्करण है ये अनुच्छेद 50 के अंतर्गत न्यायपालिका और कार्यपालिका के कार्यक्षेत्र को अलग किया गया है। अनुच्छेद 50 के अंतर्गत न्यायपालिका और कार्यपालिका के कार्यक्षेत्र को अलग तो किया गया है, लेकिन पूरी तरह से स्पष्ट नहीं किया गया। जबकि जो अनुसूची 7 है उसके अंतर्गत केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य शक्तियों के पृथक्करण की बात कही गई है, तो इसलिए ये एक अलग विषय हो गया पृथक्करण। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, शक्तियों का पृथक्करण। छठा क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित डी के बासु दिशा निर्देश निम्नलिखित में से किसके बारे में है। डी के बासु दिशा निर्देश हैं जो, या फिर कह सकते हैं डी से बासु की अनुशंसा पर जो दिशा निर्देश सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए वो किस चीज़ के बारे में है। पहला ऑप्शन है किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने, रोके जाने तथा उनसे पूछताछ करने के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले तरीके। दूसरा ऑप्शन है किसी चुनाव क्षेत्र में पुनः चुनाव के लिए अपनाई जाने वाली विधियां। तीसरा ऑप्शन है कार्यस्थलों पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न को रोकना। चौथा ऑप्शन है स्कूलों में बच्चों को यौन अपराधों से बचाना। तो ये जो डी के बासु दिशा निर्देश हैं या फिर इनकी अनुशंसा पर जो दिशा निर्देश दिए गए हैं वो ये किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बारे में, उसको रोकना या फिर उसकी सुरक्षा करना या फिर उसकी पूछताछ के लिए जो दिशा निर्देश बनाए गए हैं उनको फॉलो करना, तो ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसके बारे में थोड़ा डिटेल देखते हैं। 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रत्येक थाने में डी के बासु द्वारा जारी आवश्यक गाइडलाइन को तत्काल लागू करने का निर्देश जारी कर दिया था। अब इस दिशा निर्देश में क्या क्या चीज़ें थी, जिसमें गिरफ्तार करने वाले या पूछताछ करने वाले पुलिसमैन की पहचान, सबसे पहले गिरफ्तार करने वाले या फिर पूछताछ करने वाले पुलिसमैन की पहचान, वे उसका नाम टैग लगा होना चाहिए। दूसरा, गिरफ्तारी के समय एक गवाह व गिरफ्तार व्यक्ति के हस्ताक्षर लिए जाएंगे। तीसरा, चिकित्सा जांच कराई जाएगी। गिरफ्तार व्यक्ति को उसके अधिकार की सूचना दी जाएगी और गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को मित्र या फिर रिश्तेदार से बात करने का अवसर दिया जाएगा। तो ये दिशा निर्देश थे जो डी के बासु दिशा निर्देश के नाम से सभी जो वो थे, क्या बोलते हैं उसको, पुलिस जो थी यानी कि पुलिस डिपार्टमेंट में इसको पूरे में लागू करने के लिए 2012 में कहा गया था। सातवां क्वेश्चन है सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से क्या निर्णय दिया था। तो पहला ऑप्शन आपका धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में अन्य धर्मों की आलोचना करना शामिल नहीं है। दूसरा ऑप्शन है समानता के अधिकार द्वारा प्राइवेट कंपनियों पर नौकरियों में आरक्षण देने के लिए जोर दिया जाना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है स्वतंत्रता के अधिकार में सरकार की आलोचना करना शामिल है। चौथा ऑप्शन है जीवन के अधिकार में प्रदूषण मुक्त पानी और हवा पर आधारित शामिल है। तो इस जो सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991 का जो ये मामला सर्वोच्च न्यायालय में था और जो सर्वोच्च न्यायालय ने जो इसमें जो निर्णय दिया था वो ये था कि जीवन के अधिकार में प्रदूषण मुक्त पानी और हवा पर भी क्या है अधिकार, ये भी शामिल है। जीवन के अधिकार जो है उसमें ये दो चीज़ें भी शामिल है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। देखते हैं थोड़ा डिटेल। सातवां क्वेश्चन सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने जीवन के अधिकार में प्रदूषण मुक्त पानी और हवा का अधिकार भी अंतर्निहित बताया कि ये दो अधिकार भी जीवन के लिए अधिकार में ही अंतर्निहित हैं, उसी में शामिल हैं। आठवां क्वेश्चन है वर्तमान स्कूल आधारित आकलन में पारंपरिक बाह्य परीक्षा की किस विशेषता को शामिल नहीं किया जाता।
पहला ऑप्शन है शिक्षार्थी की आवश्यकताओं पर विचार करना। दूसरा ऑप्शन है एक दूसरे के निकट शिक्षार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के बीच सौहार्द। तीसरा ऑप्शन है सुव्यवस्थित क्रमबद्ध अधिगम पर बल। चौथा ऑप्शन है अधिगम के केवल शैक्षिक पक्ष पर बल। तो इसमें चौथा ऑप्शन नहीं होगा। ये क्या है, ये इसकी विशेषता नहीं है। देखते हैं थोड़ा डिटेल इसके बारे में। आधुनिक शिक्षण पद्धति में शैक्षणिक ज्ञान को सिखाने के लिए शैक्षिक पद्धति के साथ साथ प्रायोगिक शिक्षा प्रणाली पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत पारंपरिक ज्ञान के स्थान पर आधुनिक शिक्षा पद्धति को अपनाया जा रहा है ताकि प्रयोग एवं अनुभव के आधार पर विषय वस्तु को सिखाया जा सके। तो ये तीनों ही ये प्रयोग पर आधारित हैं, जबकि यहाँ पर आपका दिया गया केवल शैक्षिक पक्ष। तो इस तरह के जो शब्द आ जाए केवल वगैरह ये अधिकतर नहीं होते हैं, तो ये आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर दिया गया केवल शैक्षिक पक्ष, जबकि आधुनिक आकलन में क्या है, शैक्षिक पक्ष के साथ साथ प्रायोगिक शिक्षा पर भी बल दिया गया है। 9वां क्वेश्चन है एक नए प्रकार के कार्य को देने से पहले शिक्षिका को अपने विद्यार्थियों को अवश्य बताना चाहिए। तो ठीक है, एक शिक्षिका है वो कोई नया प्रकार का कार्य अपने विद्यार्थियों को करने के लिए देती है, तो उसको पहले कौन सी चीज़ें बतानी चाहिए उस कार्य के बारे में। पहला ऑप्शन है कि इस कार्य को करने से प्राप्त अधिगम से उसकी शिक्षिका विद्यार्थियों से अपेक्षाएं क्या है। तो एक शिक्षिका को बताना चाहिए कि उस कार्य को जिसको कराना चाह रही है उससे उसकी शिक्षिका की क्या अपेक्षाएं हैं अपने विद्यार्थियों से, जिनको वो उस कार्य को करा रही है, उसके रेस्पॉन्स में क्या अपेक्षाएं हैं। दूसरा ऑप्शन है इस कार्य को करने के लिए आवश्यक पूर्व अनुभव के बारे में जो विद्यार्थियों में अवश्य ही होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है कि आगामी आकलन का कार्य पर आधारित होगा नहीं होगा। चौथा ऑप्शन है अंतिम परिणाम में इस कार्य को दिए गए अधिभार के बारे में। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखते हैं थोड़ा डिटेल। एक शिक्षिका की यह अहम जिम्मेदारी है कि अपने छात्रों को नए कार्य के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी उपलब्ध करवाए। सीखना एक सृजनात्मक कला है जिसे अनुभव और सृजनशीलता के आधार पर सीखा जा सकता है। इसीलिए एक शिक्षिका चाहती है कि उसके अधिगम से, और उसकी जो शिक्षिका है वो अपेक्षाएं रखती है कि विद्यार्थियों को जो उसने जो कार्य कराया है उससे ज़्यादा से ज़्यादा जो उसके उद्देश्य हैं उनको पूरा किया जाए। 10वां क्वेश्चन है 8वीं की कक्षा के 4 बच्चों में व्यर्थ सामग्री से कुछ रचनात्मक वस्तुएं बनाने को कहा गया। कार्य पूरा होने पर शिक्षक ने निम्नलिखित टिप्पणियां की। इस सूचना के आधार पर सबसे अधिक रचनात्मक बच्चों को चुनिए। तो 4 भागों में डिवाइड किया शिक्षक ने बच्चों को। सबसे पहले जो था उसमें बच्चे थे थोड़े से मार्गदर्शन से ही जो बहुत अच्छी चीज़ें उन्होंने बनाई। दूसरे जो कैटेगरी थी उसमें बच्चे थे कौशल से परिपूर्ण तथा व्यर्थ सामग्री से को उत्पादन वस्तु में बदलने की दृष्टि अच्छी थी उनकी। तीसरा ऑप्शन है अधिकांश समय कल्पना का प्रयोग करता है। जो तीसरा ग्रुप है महंगी सामग्री प्रयोग ना करने के प्रति सचेत है, यानी कि वो इस चीज़ पर बल देता है बस सस्ती सामग्री लगानी है, इसमें महंगी सामग्री नहीं लगानी। और चौथा है शिक्षक के साथ निरंतर चर्चा करता है और हर कदम पर उसकी स्वीकृति लेता है। और चौथा ग्रुप है वो क्या करता है, हर बात, हर एक स्टेप बाय स्टेप, हर स्टेप पर टीचर से पूछता है और उसकी हेल्प लेता है और उसकी बगैर उसके टीचर के बताए वो कुछ भी कार्य नहीं करता। तो सबसे बेहतर जो ग्रुप है वो सबसे बेहतर होगा दूसरा ऑप्शन, यानी कौशल से वो परिपूर्ण है ये ग्रुप, और व्यर्थ जो सामग्री है उसको उत्पादन और वस्तुओं में उसको बदलने की कला उसके अंदर है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। यहाँ पर देखते हैं 10वें क्वेश्चन के बारे में थोड़ा डिटेल। व्यर्थ सामग्री से रचनात्मक वस्तुओं का निर्माण करना उस बच्चे की प्रतिभा पर निर्भर करता है जो बच्चा कौशलता से परिपूर्ण होगा एवं जिसमें सृजनशीलता की भावना असीम होगी। वही बच्चा व्यर्थ सामग्री को उत्पादक वस्तुओं में बदलने की दृष्टि रखता है। रचनात्मक गुण प्रतिभा संपन्नता को दर्शाता है। तो इसीलिए जो बच्चा जो वेस्टेज जो चीज़ें हैं जो उनसे एक अच्छी चीज़ बना सकता है तो वो सृजनशील होगा और वो रचनात्मक होगा, और रचनात्मकता ही प्रतिभा को संपन्न बनाती है। अगला क्वेश्चन है 11वां। सामाजिक विज्ञान में परियोजना कार्य यानी प्रोजेक्ट उपयोगी होते हैं।
इसके बारे में 4 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है विषय आधारित कार्यों में उपयोगी होते हैं। दूसरा है यदि उनमें संग्रहण और विश्लेषण नहीं करना हो तो उपयोगी होते हैं। तीसरा है यदि पाठ्य सामग्री के अंतर्गत संदर्भों पर आधारित हो तो उपयोगी होते हैं। चौथा है कक्षा अथवा घर पर समूह में कार्य करने के लिए उपयोगी होते हैं। तो इनमें से आपको बताना है उपरोक्त में से 2 कथन इनमें सही हैं, वो सही कथन बताने हैं। तो पहला ऑप्शन है पहला और चौथा कथन सही है। दूसरे ऑप्शन में तीसरा और चौथा कथन सही है। तीसरे ऑप्शन में दूसरा और चौथा कथन सही है। चौथे ऑप्शन में पहला और दूसरा कथन सही है। तो हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड यानी तीसरा और चौथा कथन यहाँ पर सही है, यानी कि पाठ्य सामग्री के अंतर्गत संदर्भों पर आधारित हो, एक तो जो परियोजना कार्य है और दूसरा कक्षा अथवा घर पर यानी समूह में इकट्ठे होकर कार्य करने के लिए ये इस तरीके की परियोजनाएं क्या है उपयोगी होनी चाहिए। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। इसके बारे में देखते हैं 11वें क्वेश्चन के बारे में थोड़ा डिटेल। सामाजिक विज्ञान में परियोजना संबंधित कार्य विषय पर आधारित होते हैं जो कक्षा में या घर पर सामूहिक रूप से किए जाते हैं। घर पर या तो परिजनों की सहायता ली जाती है या फिर दोस्त मित्रों की सहायता ली जाती है, परंतु कक्षा में अधिकतर ये व्यक्तिगत रूप से ये कार्य किए जाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था परियोजना कार्य उपयोगी होते हैं। तो परियोजना जो कार्य होते हैं वो एक तो यहाँ पर 2 ऑप्शन जो कथन दिए गए हैं उनमें से तीसरा और चौथा कथन सही है। 12वां क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान में अध्यापकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम अनिवार्य है क्योंकि। तो सामाजिक विज्ञान में जो सब्जेक्ट है इसमें अध्यापकों के लिए क्षमता का निर्माण करना और उसके ऊपर कार्यक्रम करना ये अनिवार्य है क्योंकि। पहला ऑप्शन है अध्यापकों को व्यस्त रखने के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने स्कूलों को ऐसे कार्यक्रम करने को कहा है इसलिए। दूसरा ऑप्शन है उन्हें सामाजिक विज्ञान के विभिन्न घटकों की अवधारणाओं और शिक्षण पद्धति में स्पष्टता की ज़रूरत है इसलिए। तीसरा ऑप्शन है ये उनकी व्यावसायिक प्रगति से संबंधित है इसलिए उनको क्षमता निर्माण कार्यक्रम करने चाहिए। चौथा ऑप्शन है उनके वेतन में वृद्धि क्षमता निर्माण कार्यक्रम पर निर्भर करती है, यानी कि इससे उनकी वेतन में वृद्धि होती है इसलिए उनको क्या है निर्माण कार्यक्रम क्षमता निर्माण कार्यक्रम करने चाहिए। तो उनको एक अध्यापक को सामाजिक विज्ञान के एक टीचर को क्षमता निर्माण के कार्यक्रम इसलिए ज़रूरी हैं करने क्योंकि उन्हें सामाजिक विज्ञान के विभिन्न घटकों की अवधारणाओं और जो शिक्षण पद्धति हैं उनके बारे में स्पष्टता की आवश्यकता होती है और इससे ये चीज़ें स्पष्ट होती हैं। तो 12वें क्वेश्चन के बारे में थोड़ा डिटेल देखते हैं। सामाजिक विज्ञान में अध्यापकों के लिए ये आवश्यक है कि उन्हें सामाजिक विज्ञान से संबंधित विभिन्न घटकों को समझने की क्षमता हो। तो ये जो क्षमता है ये जो आएगी वो क्षमता निर्माण जो कार्यक्रम किए जाएंगे उसी से आएगी। तो सामाजिक विज्ञान एक जटिल विषय है जिसका गुणात्मक अध्ययन प्रायोगिक स्तर पर ही संभव है। इसकी शिक्षण पद्धति में इसी प्रणाली को यहाँ पर अपनाया गया है। 13वां क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान की किसी कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा तरीका यह समझने के लिए उपयुक्त है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक और खुले स्थान तेज़ी से लुप्त हो रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक और जो खुले स्थान है वो तेज़ी से लुप्त हो रहे हैं और वहाँ भी सघन जो है आबादी बढ़ रही है और शहरीकरण अधिक हो रहा है। तो इसका यहाँ पर बताना है इसके बारे में कौन सी विधि इसको समझने के लिए सबसे बेहतर होगी। पहला ऑप्शन है सर्वेक्षण परियोजना। दूसरा ऑप्शन है विषय पर समूह में चर्चा। तीसरा ऑप्शन है कंप्यूटरों की सहायता से प्रस्तुति करना। चौथा ऑप्शन है निर्धारित पाठ्य सामग्री के आधार पर परिचर्चा करना। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर यानी सर्वेक्षण परियोजना कार्य। इस चीज़ को समझने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में सार्वजनिक और खुले जो स्थान है वो तेज़ी से लुप्त हो रहे हैं, इसको समझने के लिए सर्वेक्षण परियोजना कार्य सबसे उचित होगा, सबसे बेहतर होगा। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल देखते हैं। सामाजिक विज्ञान के किसी कक्षा में सर्वेक्षण परियोजना ही सर्वाधिक उपयुक्त साधन माना जाता है जिसके आधार पर एक शिक्षक विस्तृत जानकारी दे सकता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में का सार्वजनिक एवं खुले स्थान तेजी से विलुप्त हो रहे हैं। वर्तमान में कंप्यूटर की सहायता से ही छात्रों को संपूर्ण ज्ञान देने की कोशिश की जा रही है। संसाधनों के अभाव में सामाजिक विज्ञान विषय में सर्वेक्षण परियोजना संबंधित कार्य सिमटते जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ भी देखने को आई है कि वर्तमान में क्या है कंप्यूटर पर कार्य करने को प्राथमिकता दी जा रही है, जबकि जो असल जो सर्वेक्षण परियोजना कार्य सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट के लिए होने चाहिए वो ख़त्म होते जा रहे हैं या फिर उनका दायरा कम होता जा रहा है। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 14वां क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति या NPE 1986 ने निम्नलिखित में से
किसके लिए एकीकृत कार्यक्रम विकसित करने का सुझाव दिया था? तो जो NPE 1986 था, जो एकीकृत कार्यक्रम, इसमें जो विकलांग बच्चे थे उनको स्कूली बच्चों के साथ पढ़ने के लिए यहाँ पर सुझाव दिया गया था या फिर सुझाव विकसित किया गया था। दूसरा ऑप्शन है विकलांग बच्चों के विशेष स्कूलों में पढ़ने के लिए। तीसरा ऑप्शन है लड़कियों की सह शिक्षा के लिए। चौथा ऑप्शन है मानसिक रूप से विकलांगों की शिक्षा के लिए। तो यहाँ पर मानसिक रूप से विकलांग की बात नहीं हो रही, यहाँ पर सभी विकलांगों की बात हो रही है, यानी कि विकलांग बच्चों के लिए नियमित स्कूल में पढ़ने के लिए NPE 1986 ने क्या है, एकीकृत कार्यक्रम विकसित करने का सुझाव दिया था। देखते हैं थोड़ा डिटेल इसके बारे में। विकलांग बच्चों को नियमित स्कूलों में पढ़ने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 1986 के अंतर्गत एकीकृत कार्यक्रम की शुरुआत की गई ताकि विकलांगों को बुनियादी शिक्षा प्रदान की। इसको और इसकी जो सुझाव की जो प्रमुख जो कारण था वो था ताकि विकलांग बच्चों के लिए बुनियादी शिक्षा प्रदान की जा सके। 15वां क्वेश्चन है 8वीं कक्षा की एक छात्रा किसी दिए गए विषय पर लिखने में अक्षम होने के कारण परेशान है। उसकी अध्यापिका उसे सलाह देती है, यानी कि क्या है, एक 8वीं कक्षा की छात्रा है और उसको किसी विषय पर लिखने के लिए अध्यापिका कहती है, जबकि वो उसको लिख नहीं पाती, वो उसको लिखने में अक्षम है और वो परेशान है। तो अब उसकी शिक्षक उसको सलाह देती है कि वह दिए गए कार्य को ऐसे भागों में बांट कर, छोटे छोटे भागों में उसको डिवाइड करके करे और उन भागों में ऐसे बांटे जो उसको आसान लगते हों, ठीक है, उसको अच्छी तरह से समझ हो। इस तरीके के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक उपयुक्त है? जो उसको आसान लगते हों या फिर जिन भागों की उसको सबसे अच्छी समझ हो। तो ऑप्शन देखते हैं 15वें क्वेश्चन के। पहला ऑप्शन है विषय से संबंधित जानकारी देने वाले 2 चित्रित खोजें और उनके बीच एक सी समानताएं ढूंढें। दूसरा ऑप्शन है एक पत्र पेपर तैयार करें और इसे किसी मित्र को सुनाकर निर्धारित करें कि किन भागों में सुधार करने की ज़रूरत है। तीसरा ऑप्शन है शुरू में ही अच्छी तरह से आने वाले विषय को लिख लें तथा फिर उसमें सामग्री जोड़ें कि वह विषय किस प्रकार से दिए हुए कार्य से संबंधित है। चौथा ऑप्शन है विषय से संबंधित पुस्तकों, लेखों तथा वेबसाइटों की एक निर्देशिका तैयार करें। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी विषय से संबंधित जो जानकारी है उसको 2 स्रोतों से हासिल करना है या फिर 2 स्रोतों से उसको देखना है और फिर उनमें आपस में समानताएं ढूंढनी है। तो ये कार्य उसके लिए 8वीं कक्षा की छात्रा के लिए सबसे उचित होगा, जिसको वो कार्य करने में परेशानी, यानी लिखने में उसको अक्षमता महसूस हो रही है। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल देखते हैं। विषय की जानकारी होने पर ही सार्थक लेखन प्रणाली को सुधारा जा सकता है। किसी भी विषय की जानकारी होने पर ही क्या है, लेखन प्रणाली को सुधारा जा सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि विषय संबंधित जानकारी उपलब्ध करवाने वाले 2 स्रोत खोजें। तो उस विषय से संबंधित जो अलग अलग स्रोत हैं जो जानकारी देते हैं उनमें से कोई 2 स्रोत खोजें और फिर उन आपस में समानताएं ढूंढें ताकि महत्वपूर्ण तथ्यों को अपने लेखन में सामग्री में शामिल किया जा सके। इससे छात्रों को लिखने में परेशानी नहीं होगी। 16वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस उपागम को NCERT द्वारा प्रकाशित पाठ्य पुस्तक सामाजिक और राजनीतिक जीवन में निहित विचारों से विद्यार्थियों को अवगत करवाने के लिए अधिक प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पर क्वेश्चन को समझते हैं एक बार, यानी कि किस उपागम को NCERT द्वारा प्रकाशित पाठ्य पुस्तक, जो NCERT द्वारा जो पाठ्य पुस्तक जो प्रकाशित की गई हैं और सामाजिक और राजनीतिक जीवन में निहित विचारों से विद्यार्थियों को अवगत करवाने के लिए अधिक प्रयोग किया गया है। तो जो बुक्स हैं जो NCERT द्वारा जो छापी गई हैं उनमें सामाजिक और राजनीतिक जीवन से संबंधित जो विद्यार्थियों को विचारों को समझने के लिए तो उनमें कहानी का प्रयोग किया गया है उन बुक्सों में। तो पहला ऑप्शन है चार्ट, दूसरा ऑप्शन है कहानी बोर्ड, तीसरा ऑप्शन है ग्राफ, चौथा ऑप्शन है घटनाक्रम। तो आपका राइट आंसर है दूसरा ऑप्शन, यानी कहानी बोर्ड द्वारा NCERT की पुस्तकों में सामाजिक और राजनीतिक जीवन में निहित विचारों को विद्यार्थियों को अवगत कराया गया है, विचारों से विद्यार्थियों को अवगत कराया गया है। देखते हैं थोड़ा डिटेल इसके बारे में। 16वां क्वेश्चन है NCERT कहानी बोर्ड उपागम के माध्यम से सामाजिक और राजनीतिक जीवन को अधिक स्पष्ट करने की कोशिश की गई। इससे यानी क्या है, कहानी बोर्ड के माध्यम से क्या है, इन चीज़ों को सामाजिक और राजनीतिक जीवन को अधिक स्पष्ट करने की कोशिश की गई विद्यार्थियों के सामने। इससे सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन शैली एवं उनकी पृष्ठभूमि को अच्छी तरह से समझा जा सकता है कहानी बोर्ड के माध्यम से। इसे प्रायोगिक शिक्षा पद्धति से जोड़कर देखा जा सकता है इस कहानी बोर्ड
तकनीक को। 17वां क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान की पाठ्य सामग्री को। तो सामाजिक विज्ञान की पाठ्य सामग्री की बात हो रही है यहाँ पर भी। पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों की इतिहास, भूगोल, भारत की राजनीति के बारे में जागरूकता बढ़ाने का उद्देश्य तथा इनमें अंतर संबंध रखना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है सुपरिचित सामाजिक वास्तविकताओं के बारे में गहन जानकारी एकत्र करने तथा प्रश्न पूछने के माध्यम से विद्यार्थियों की जागरूकता बढ़ाने का उद्देश्य रखना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है सामाजिक मुद्दों और उनके समाधान की व्यापक जानकारी देनी चाहिए। चौथा ऑप्शन है केवल सामाजिक यथार्थ के मुद्दों पर अधिक ध्यान देना चाहिए और शोध के वैज्ञानिक तरीके को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। तो चौथा ऑप्शन तो यहीं पे नहीं होगा, इसमें केवल शब्द दिया गया, केवल सामाजिक यथार्थ के मुद्दों पर अधिक ध्यान देना चाहिए, नहीं किसी भी एक विषय पर अधिक ध्यान नहीं दे सकते। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी सुपरिचित सामाजिक वास्तविकता, जिससे हम भली भांति परिचित हैं और वो समाज में हमारे में वास्तविक चीज़ें हैं, उनकी वास्तविकता उनके बारे में और अधिक जानकारी इकट्ठी करना और उनसे संबंधित प्रश्नों के माध्यम से विद्यार्थियों में जागरूकता बढ़ाना। देखते हैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल। 17वें क्वेश्चन के बारे में सामाजिक जीवन के विभिन्न पहलुओं, उनकी वास्तविकताओं के बारे में गहन जानकारी हासिल करने एवं छात्रों की रुचि बढ़ाने के लिए सामाजिक विज्ञान को पाठ्यक्रम समकालीन परिस्थितियों के अनुकूल बनाया जा रहा है। सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम का मूल उद्देश्य ही ये है कि समकालीन सामाजिक शैली को वर्णित करें ताकि विद्यार्थियों को सामाजिक मूल्यों की विस्तृत जानकारी हो सके। आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला 18वां क्वेश्चन है पाठ्यपुस्तकों को सभी क्षेत्रों और सामाजिक समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाली बनाने के लिए। तो ये 3 क्वेश्चन यहाँ पर लगातार पाठ्यपुस्तकों से संबंधित पूछे गए हैं। तो यहाँ पे पाठ्यपुस्तकों को सामाजिक समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाली बनाना है, तो उसके लिए क्या करना होगा। तो जो सामाजिक समूहों का प्रतिनिधित्व पाठ्यपुस्तक कर सके उसके लिए पहला ऑप्शन है पाठ्यपुस्तकें देश की सभी भाषाओं विशेषतः भारतीय संविधान की सूची 8 में दर्ज भाषाओं में लिखी जानी चाहिए। दूसरा ऑप्शन है क्षेत्रों के बीच समान मुद्दों को केवल इसलिए उजागर किया जाए ताकि संघात्मक गणतंत्र की भावना को प्रोत्साहन मिले। तीसरा ऑप्शन है पाठ्यपुस्तकों में सभी क्षेत्रों और सामाजिक समूहों से संबंधित सामग्री जोड़ी जानी चाहिए। चौथा ऑप्शन है स्थानीय संसाधनों से प्रासंगिक स्थानीय सामग्री शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का भाग होनी चाहिए। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, यानी स्थानीय संसाधनों से प्रासंगिक स्थानीय सामग्री शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का भाग होनी चाहिए। ये आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर पाठ्यपुस्तकों को सामाजिक समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाली बनाने के लिए स्थानीय संसाधनों से प्रासंगिक स्थानीय सामग्री शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का भाग होने चाहिए। देखते हैं थोड़ी डिटेल 18वें क्वेश्चन की पाठ्यपुस्तकों को सभी क्षेत्रों और सामाजिक समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाले बनाने के लिए स्थानीय संसाधनों से प्रासंगिक स्थानीय सामग्री शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का भाग होने चाहिए। 19वां क्वेश्चन है विद्यार्थियों को लैंगिक मुद्दों तथा लैंगिक भेदभाव में समाजीकरण की भूमिका के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए स्कूलों को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। यहाँ पर लैंगिक मुद्दों का सवाल है, तो लैंगिक जो मुद्दे हैं और जो लैंगिक जो भेदभाव है आपस में, जो उसमें सामाजिक की जो भूमिका है उसके प्रति संवेदनशील बनाने के लिए स्कूलों को कौन से कदम उठाने चाहिए। तो पहला ऑप्शन है अध्यापकों को केस अध्ययन के लिए कहानी कहना चाहिए तथा उनसे अच्छे उदाहरण मांगने चाहिए। ये बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा और राइट तकनीक होगी, यानी कि टीचरों से केस अध्ययन के लिए कहना चाहिए और उनसे अच्छे उदाहरण मांगने चाहिए। जब अच्छे उदाहरणों पर दिए जाएंगे तो ये चीज़ें जो लैंगिक भेदभाव है ये इसकी संवेदनशीलता विद्यार्थियों के अंदर आएगी इस मुद्दे की। दूसरा ऑप्शन है ऐसे नियम बनाने चाहिए जिससे लड़के लड़कियों के साथ भेदभाव का व्यवहार नहीं कर सकें, जिससे लड़के लड़कियों के साथ भेदभाव का व्यवहार नहीं कर सकें। तीसरा ऑप्शन है टीम शिक्षण को प्रोत्साहित करना चाहिए तथा पुरुष और महिला अध्यापकों को शामिल करना चाहिए। चौथा ऑप्शन है प्रख्यात और विद्वान वक्ताओं को आमंत्रित करके लैंगिक संवेदनशीलता पर सेमिनार आयोजित करना चाहिए। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी अध्यापकों को केस अध्ययन के लिए कहना चाहिए ताकि उनसे अच्छे उदाहरण मांगे जा सकें, अच्छे जो अपने आसपास देखेंगे उसमें बदलाव होते हुए उनको बता सकें। देखते हैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल। 19वां क्वेश्चन के बारे में
विद्यार्थियों को लैंगिक मुद्दों तथा लैंगिक भेदभाव में समाजीकरण की भूमिका के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए स्कूल के अध्यापकों को केस स्टडी करने के लिए कहना चाहिए तथा उनसे अच्छे उदाहरण मांगने चाहिए ताकि लैंगिक विषमता के ऐतिहासिक परिदृश्यों को समझ सकें एवं उनके सकारात्मक प्रभाव को भी समझ सकें। लैंगिक विषमता सामाजिक मूल्यों की नींव को कमज़ोर करती है। इसका सबसे एक बड़ा जो नुकसान है वो है लैंगिक विषमता या भेदभाव समाज की जो नींव होती हैं उनको कमज़ोर कर देती है। अतः केस स्टडी से इसके नकारात्मक प्रभावों को आसानी से समझा जा सकता है। 20वां क्वेश्चन लास्ट आज के लिए है। ये राज्य सरकार के कार्यों पर चर्चा करते हुए स्वस्थ जल, यातायात इत्यादि संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है। जिससे तो यहाँ पर चर्चा करनी है राज्य सरकार से स्वास्थ्य के ऊपर, जल के ऊपर, यातायात के ऊपर और इससे संबंधित और भी जो मुद्दे हैं उनके ऊपर। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर शिक्षार्थी इन मुद्दों को समझने तथा इन पर आलोचनात्मक विचार बनाने के लिए स्वतंत्र हों। तो ये बिल्कुल इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, यानी कि जो विद्यार्थी हैं वो बिल्कुल स्वतंत्र होने चाहिए इन मुद्दों पर अपनी समझ को बनाने के लिए और इन पर अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए और उन पर आलोचनात्मक रूप से उन पर विचार और तुलनात्मक रूप से उनको समझने के लिए। तो दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों को सभी के लिए बेहतर सुविधाएं पाने हेतु आंदोलन आयोजित करने के लिए सजग किया जा सके। तो सिर्फ आंदोलन के लिए ही हम विद्यार्थियों को सजग नहीं कर सकते, बल्कि पहले उनको अंदर इन मुद्दों की बेहतर समझ विकसित करनी होगी। तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों को इन मुद्दों पर उनके राज्य द्वारा किए जाने वाले प्रयासों की जानकारी मिल सके। चौथा ऑप्शन है विद्यार्थियों को इन क्षेत्रों में सरकार की भूमिका को याद करवाया जा सके। तो ये भी ठीक है कि राज्य सरकार द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं उनकी जानकारी मिल सके, लेकिन ये जो तीसरा ऑप्शन है ये पहले में ही शामिल हो गया है, क्योंकि इन मुद्दों को समझना, जब इन मुद्दों को समझेंगे तो ये जानकारी मिलना इसी के अंदर आ जाएगा। तो पहला जो ऑप्शन है वो आपका बेहतर राइट आंसर माना जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर। इसके बारे में थोड़ा डिटेल देखते हैं 20वें क्वेश्चन के बारे में। राज्य सरकार के कार्यों विशेषकर स्वास्थ्य संबंधित कार्य, जल और स्वस्थ जल यानी शुद्ध जल और यातायात पर विशेष चर्चा तभी की जा सकती है जब इन विषयों पर विद्यार्थी विस्तृत जानकारी होगी। जब विद्यार्थी क्या है इन विषयों में विस्तृत जानकारी रखेंगे, विस्तृत जानकारी में जो तीसरे ऑप्शन में दी गया है ये चीज़ भी आ जाएगी कि सरकार कौन कौन से कदम उठा रही है, और तो उसके बारे में जब विषय की जब जानकारी होगी तो लोकतंत्र में सभी को फिर सरकार के कार्यों की आलोचना करने का फिर अधिकार है, फिर वो अपने तरीके से अपनी बात रख सकते हैं। तो आप इस तरीके से 20